जैन साथियों, क्षेत्र मिति में अपने चर्चा कर रहे थे। त्रिभुज अपना कंप्लीट हो चुका है और आज चतुर्भुज भी कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी बचा है चतुर्भुज में, वो है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, हो सकता है आज ही अपने वर्ग पर भी चर्चा कर लें। तो हेडिंग डाल लेते हैं हमने समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। ये देखो, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे अपने बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और दो भुजाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। दो तो होती है समांतर और दो होती हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है ना, और एक जो कोण होता है वो इसमें 90 डिग्री का होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसे भी समलंब चतुर्भुज बन सकता है। ऐसा नहीं कि यही एक शेप है, इस प्रकार से भी एक समलंब चतुर्भुज बन सकता है, क्योंकि मेन इसकी डेफिनेशन यही है कि दो तो भुजाएं समांतर होनी चाहिए और दो होनी चाहिए प्रतिच्छेदी। 90 डिग्री का कोण बने ना बने कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, मेन जो इसकी डेफिनेशन है ना वो ये है कि दो समांतर होती हैं और दो प्रतिच्छेदी होती है। फिर भी ये जिक्र क्यों आया है? क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत तो पड़ेगी, चाहे आकृति उसने इस प्रकार ना बनाकर ये बना दी हो, लेकिन हमें जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आप लंब भी कह सकते हो और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी कह सकते हो, ऊंचाई भी कह सकते हो। बिल्कुल सही है, ये ऊंचाई भी है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी है। ठीक है ना, तो समलंब चतुर्भुज में मेन डेफिनेशन तो यही है कि दो तो भुजाएं समांतर होती हैं और दो प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी समझते हो क्या? अगर हम इन्हें काल्पनिक आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को काट देंगी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर का मतलब है इन रेखाओं को आप कितना भी बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। तो दो तो समांतर होती हैं और दो प्रतिच्छेदी होती हैं। आमतौर पर समलंब चतुर्भुज की आकृति आपको यही देखने को मिलेगी, लेकिन ये आकृति भी समलंब चतुर्भुज में बन सकती है। ठीक है, मेन है अब अपना क्षेत्रफल, क्योंकि परिमाप तो चारों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप में ज्यादा नहीं फंसाएगा क्षेत्रफल। तो आप लिख लो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या आप ऊंचाई शब्द भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ऊंचाई भी है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी है। ठीक है ना, इस समलंब में तो ये है ऊंचाई और इस समलंब में ये है ऊंचाई। तो फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये जो समांतर भुजाएं दिख रही है इनका योग, प्रतिच्छेदी का योग नहीं, समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इनको गुणा करेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आने का चांस काफी कम है। सबसे ज्यादा मैंने बताया था आपके या तो समचतुर्भुज आएगा या फिर समांतर चतुर्भुज आएगा, आने के चांस थोड़े से कम है। ठीक है, करें अब इसके सवाल। लिखो आप, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है। एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई
16 मीटर और 20 मीटर है। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उनकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो यदि उनकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उनकी ऊंचाई 10 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, समलंब चतुर्भुज की जो दो भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं, उनकी लंबाई दी है 16 मीटर और 20 मीटर। ये जो समांतर भुजाएं हैं इनकी लंबाई दी हुई है 16 मीटर और 20 मीटर और इनके बीच की जो ऊंचाई है वो कितनी दी है 10 मीटर। और हमसे कह रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये रही समांतर भुजाएं, इनका योग कर देते हैं 20 + 16। ये हो गया समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी भी 10। ठीक है, छोटे ब्रैकेट बना लेना, ये कर लोगे। अब अपने को जोड़ना है इनको, ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 10। 2 5 10, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 180। 180 तो समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज की जो दो समांतर भुजाएं हैं उनका योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, 1/2 20 और 16 36 गुणा 10, 2 का भाग 10 में देंगे 5 और 36 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। इसको उतारो और सवाल और देंगे वो भी करके बताना। कर दिया क्या? उतारो ना। मुश्किल तो नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे ही चतुर्भुज कंप्लीट हो जाएगा फिर त्रिभुज और चतुर्भुज के सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे अपने। फिर अपने को वृत्त, वर्ग और आयत, घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन काफी कुछ करना है, टाइम लगेगा इसमें। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां 6 सेमी और 8 सेमी है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां 6 सेमी और 8 सेमी है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां 6 सेमी और 8 सेमी है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेमी है यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अट्ठाईस निकाला है क्या सभी ने? देखो
समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज की जो भुजा है वो एक तो है 6 और एक है 8, दोनों के बीच की दूरी 4। क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 गुणा 8 और 6 हो जाएगा 14 गुणा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 14 दूनी 28। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इधर उतारो इसको, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 और 28 सेमी है ना, ये तो ये हो जाएगा वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। चलो एक और सवाल करके बताओ। समलम आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल, समलम आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समलम आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल, समलम आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। ठीक है, समलम आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1440 मीटर स्क्वायर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है? 24 मीटर। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई बताओ। 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 और ग्रीन टी शर्ट ने क्या थोड़ा सही बैठ जाओ अदबू। समलम आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है? 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस बार क्षेत्रफल दे रखा है और भुजाओं का दे दिया अनुपात। ठीक है, भुजा नहीं दी, भुजाओं का अनुपात दे रखा है उसने। देखो एक समलम चतुर्भुज है, एक समलम चतुर्भुज है और समलम चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो भुजा ना देकर भुजाओं का अनुपात दिया है, तो अनुपातों को भुजा बनाने के लिए x लगा देंगे, तो ये होगी बड़ी भुजा और ये होगी छोटी भुजा। ठीक है ना, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो 24 दे रखी है, यानी ये अनुपात में नहीं है, लंबवत दूरी अनुपात में नहीं है, भुजाएं अनुपात में है। तो भुजाएं अनुपात में है, भुजा बनाने के लिए x लगा देंगे, तो छोटी भुजा 3x, बड़ी भुजा 5x और बीच की दूरी 24। अब लिखा हुआ है कि समलम आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल, समलम आकार के, समलम आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल, समलम आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अभी? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, समलम आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, और इसका क्षेत्रफल तो सवाल में पहले से दे रखा है 1440 बराबर 2 का भाग दे दे इसमें और इन दोनों को जोड़ दे तो 5 और 3 8x गुणा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा ना।
12 का भाग देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 15 आठी 120। तो x का मान हो जाएगा 15, x का मान 15 हो जाएगा। अगर x का मान 15 हो जाएगा तो भुजा ज्ञात कर सकते हो ना। छोटी भुजा जो है आपकी वो है 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू 15 है, तो 15 तिया 45। और बड़ी भुजा पता करनी है, बड़ी भुजा तो वो है 5x, 5 गुणा x की वैल्यू 15, तो 15 5 76। ये हो जाएगी आपके दोनों मान। ठीक है, समलम आकार का क्षेत्रफल हमें दे रखा था, भुजाओं का दिया था अनुपात और बीच की दूरी दे रखी थी। तो फॉर्मूला हो गया समलम आकार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। 2 का भाग दिया तो 12 आ गया और 5 और 3 8, 8x गुणा 12 और क्षेत्रफल हमें दे रखा था 1440। पहले भाग दिया 12 का 120 आ गया, फिर 8 का और दे दिया तो 15 हो गया। x बराबर 15। छोटी भुजा 3x और बड़ी भुजा 5x, x की वैल्यू 15 है, तो 15 3 45 और 15 5 76। हाँ। सेम सवाल दे रहे हैं, कोशिश करना हो पाए। कर रहे हो क्या? कर दिया? लिखो सवाल, एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात। एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेमी है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेमी है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेमी है तथा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेमी स्क्वायर है। तथा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेमी स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज की लंबाई का योग कितना है? समांतर चतुर्भुज की लंबाई का योग कितना है? एक समलम चतुर्भुज है, उसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात है 3:2 और उनके बीच की दूरी है वो 15 सेमी है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 है। समांतर भुजाओं की लंबाई का योग पता करना है 60। समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। समलम आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं एक तो है 3x और एक है 2x, सही है क्या? ये होगी समांतर भुजाओं का योग
गुणा बीच की दूरी। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 450 बराबर 1/2 गुणा ये हो जाएगा 5x और गुणा हो जाएगा 15। तो देखो 15 का भाग दें तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 और 30 का वज्र गुणा करें 30 30 दूनी हो जाएगा 60 बराबर का निशानों आमने सामने भाग होते हैं तिरछा गुणा होता है 30 दूनी 60 और ये 60 किसका मान आया और ये 5x क्या है समांतर भुजाओं का योग नहीं है क्या समांतर भुजाओं का योग तो सीधा ही आंसर हो जाएगा 60। प्रत्येक भुजा ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पूछता ना भुजा क्या है फिर तो अपने x का मान निकालते और इन दोनों को गुणा भी करवाते। उसने तो योग ही पूछा है कि समांतर भुजाओं का योग। आपको पता है ये समांतर भुजाओं का योग है, ये समांतर भुजाओं का योग और इसका मान क्या आया है 60। ठीक है ना, तो समांतर भुजाओं का सवाल यही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ सकता है। कैसे 5 का भाग दे लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब आप वो भुजाएं पता कर लो। पहले छोटी भुजा पता करते हैं तो छोटी भुजा बराबर 2x है तो 2 गुणा 12 करोगे तो क्या आ जाएगा 24। फिर आप पता करोगे बड़ी भुजा है 3x 3 गुणा 12 तो 12 तिया 36। ठीक है, फिर दोनों भुजाओं का योग करोगे, दोनों भुजाओं का जब योग करोगे तो 24 प्लस 36 क्या आएगा 60 ही आएगा। और यहाँ भी यही तो कह रहा है ये समांतर भुजाओं का योग है और इसके बराबर 60 आया तो समांतर भुजाओं का योग 60 है। ठीक है ना, अगर अलग अलग भुजा ज्ञात करके वापस से जोड़ोगे तो भी 60 ही आना है। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आंसर जो है यही आ जाएगा। हाँ, अगर भुजा पद पूछे आपसे छोटी भुजा या बड़ी भुजा तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसने तो पूछी नहीं, उसने तो खाली योग पूछ लिया तो योग यही आ जाएगा आपका। x का मान ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज कंप्लीट। समलंब चतुर्भुज में या तो वो आपको भुजा और बीच की दूरी देके सीधा पूछ लेगा क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल देगा और भुजाओं का अनुपात देगा तो भुजा भी आपसे ज्ञात करवा सकता है। ठीक है, इसमें दोबारा से दोहरा देता हूं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था 450 और उसके समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था 3:2। अनुपातों को भुजा बढ़ाने के लिए 3x और 2x यूज कर लिए। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 15। ठीक है, फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी और क्षेत्रफल जो है वो कितना है 450। अब इन दोनों को जोड़ा तो ये आया 5x। 15 का भाग देंगे तो 30 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। 60 किसका मान है 5x का, 5x का मान 60 है। 5x क्या है समांतर भुजाओं का योग है तो समांतर भुजाओं का योग आ गया 60। अगर भुजा भी ज्ञात करनी हो तो 5 का भाग दे देंगे, x बराबर 12 आ जाएगा। छोटी भुजा 12 दूनी 24 और बड़ी भुजा 12 तिया 36 कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनों ने परिमाप किया था त्रिभुज में तो चतुर्भुज में भी अपने परिमाप कर लेते हैं। मैंने बताया था परिमाप के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के परिमाप हो जाएगा। तो अब अपने चतुर्भुज के भी परिमाप निकाल लेते हैं, फिर अपने जो है आगे बढ़ेंगे। देखो, किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं परिमाप निकाल रहे हैं अपने। अब क्षेत्रफल वाला काम कंप्लीट हो गया है। किसी चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है। किसी एक कोई सा भी चतुर्भुज हो परिमाप तो चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है ना, इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, ना ये देखना है कौन सा चतुर्भुज है। किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है। किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है। इनका परिमाप 72 सेमी है। परिमाप 72 सेमी है। इनकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में परिमाप 72 सेमी है।
सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, कोई फॉर्मूले की इसमें खास जरूरत है नहीं, बस अनुपातों में भुजाओं को बांट लेंगे। देखो, चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं उनका अनुपात दे रखा है। क्या क्या अनुपात दे रखा है? अनुपात दे रखा है हमें 3:4:5:6 ये दे रखा है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 72। ठीक है, ये है भुजाओं का अनुपात और ये है परिमाप। जोड़ देते हैं तो 6 और 5 11, 11 4 15 और 3 18, 18 अनुपात 72 के बराबर है। एक अनुपात की वैल्यू 4 होगी। 18 चौके 72, एक अनुपात की वैल्यू 4 होगी। तो अगर हमें बड़ी भुजा पता करनी है, एक की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 चौका 24। अगर 5 की पूछता तो ये हो जाती 20। अगर सेकंड भुजा पूछता तो हो जाती 16 और पहली भुजा पूछता तो हो जाती 12। 12 16 20 24 सारों को जोड़ोगे तो यही आएगा 72। ठीक है ना? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। भुजा तो है नहीं, अनुपात। अनुपातों का योग कर लिया 3 4 5 6, सभी अनुपातों का योग 18। 18 की वैल्यू 72 तो एक की वैल्यू 4। अगर एक की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 24। एक और कर दो आप। किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं, किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है। किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है। किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और इनकी परिमिति 280 मीटर है। और उनकी परिमिति 280 मीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताएं। सबसे लंबी भुजा की लंबाई 100। बिल्कुल से। तो ये हो गया आपका चतुर्भुज। ठीक है, अब नई हेडिंग डालेंगे वर्ग। वर्ग करेंगे, फिर आयत करेंगे और फिर करेंगे वृत्त। हाँ, फिर वृत्त के बाद ही आएगा घन घनाभ शंकु गोला बेलन। सारे करेंगे अपने, कुछ ना छोड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रमिति के बाद में आपसे पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ये 20-25 तारीख तक भी पूरी हो जाती है क्षेत्रमिति तो लास्ट के 5-7 दिनों के अंदर आपको करवा देंगे ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद अप्रैल के भी 10-12 दिन बचेंगे तो उसके अंदर कोण ज्ञात करना सिखा देंगे 5-4 दिनों में। और 5-4 दिनों में सिखा देंगे आपको वो जो होते ना फॉर्मूले अलजेब्रा के, a+b की होल स्क्वायर वगैरह, उन पे कुछ सवाल करवा देंगे। मेन आपका ये है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, बाकी सारे 4-4 5-5 दिन के टॉपिक हैं, उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से ज्यादा पूछते हैं। तो हेडिंग डाल लो आप वर्ग। नेक्स्ट टाइप आ गया है वर्ग। ये इसका आंसर तो निकाल दिया ना सारों ने? परिमाप दे रखा है, सारे अनुपातों को जोड़ देना और भाग दे देना, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, सबसे बड़े अनुपात से गुणा कर देना, सबसे बड़ी भुजा मिल जाएगी। या करवाऊं? चलो हेडिंग डालो वर्ग। वर्ग। अब थोड़ा थोड़ा अपने जो सीखा था उनको इसमें शामिल करेंगे। जैसे हमने सीखा था समचतुर्भुज, हमने सीखा था ना समचतुर्भुज। ये था समचतुर्भुज और ये है वर्ग।
भुजाएं इसकी भी चारों समान है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान है। ठीक है, फर्क क्या है, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण वो परस्पर लंब समद्विभाजित होते थे, याद है क्या? और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनता था इसका वो था प्लस नहीं गुणा, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2, जोड़ना नहीं है, विकर्णों को गुणा करना है। ठीक है ना, तो इसमें D1 और D2 क्यों लिखते थे? क्योंकि इसके दोनों विकर्ण अलग अलग होते थे। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, इसलिए लिखना पड़ता था पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, इसलिए अगर मुझे वर्ग का क्षेत्रफल लिखना पड़े, वर्ग का क्षेत्रफल लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा विकर्ण की स्क्वायर, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण नहीं लिखूंगा, विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2, विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2, क्योंकि दोनों विकर्ण सेम है। भाई एक आपको करना हो 5 गुणा 6 तो आपको लिखना पड़ेगा 5 गुणा 6, और एक आपको लिखना पड़ जाए 5 गुणा 5 तो आप लिख सकते हो 5 की स्क्वायर। तो इसका पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों ही समान है, तो विकर्ण गुणा विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण की स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2, जबकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2। ठीक है ना, इसके जो विकर्ण थे वो परस्पर लंब समद्विभाजित हो रहे थे, यानी दो समान भागों में बट रहे थे और 90 डिग्री का कोण बन रहा था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब समचतुर्भुज के तो क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला है, अभी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2, लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और भी है, वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और भी है। कौन सा है? भुजा की स्क्वायर, यानी भुजा की स्क्वायर सिर्फ वर्ग में लगता है, समचतुर्भुज में भुजा की स्क्वायर नहीं लगती। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल करें तो भुजा की स्क्वायर हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज में भुजा की स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले। परिमाप दोनों का सेम ही था, परिमाप याद है क्या? क्योंकि भुजाएं चारों समान है, तो 4 गुणा भुजा परिमाप होता है समचतुर्भुज में भी और वर्ग में भी होता है सेम ही। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ठीक है ना, इसमें मेन अंतर ये, इसके चारों कोण समान होते हैं, इसके केवल आमने सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है ना, वर्ग और समचतुर्भुज में कुछ चीजों का फर्क है। सबसे पहला कॉमन क्या है? चारों भुजाएं इसकी भी समान है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है ना, वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज में भी 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण सेम होते हैं, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2, और इसका क्षेत्रफल बनता है विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, वर्ग में एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला और भी बन जाता है भुजा की स्क्वायर, ये फॉर्मूला समचतुर्भुज में नहीं बनता। ठीक है, परिमाप दोनों में सेम रहता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणा भुजा। इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, या कह लो चारों कोण समान होते हैं, लेकिन इसमें केवल आमने सामने के कोण ही समान होते हैं। इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, इसके नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेन आपको ये 3 चीजें तो हर हाल में याद रखनी है। अंतर मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि समचतुर्भुज और वर्ग एक जैसा मत बना देना, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। मेन ये फॉर्मूले वर्ग के ये लिखो, इनके बिना वर्ग नहीं हल होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला ध्यान होगा आपको, तो भुजा की स्क्वायर, जबकि ये भी होता है विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2।
ठीक है ना। और एग्जाम के अंदर आपके तो ये पूछ लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े एग्जाम में पूछते हैं ना तो ये तो बचपन में रटाया हुआ है, तो थोड़ा बहुत भी अगर वो रखते हैं तो फिर वो विकर्ण की स्क्वायर बटा 2 वाला यूज करवाते हैं। ठीक है ना, भुजा की स्क्वायर तो बचपन से रटाया हुआ है, तो वो नहीं पूछते हैं अगर वर्ग में से पूछ ले। बाकी प्रश्न तो बहुत शानदार शानदार बनते हैं, आप लोगों को इतना आता नहीं है। चलो पहला प्रश्न करते हैं अपने। लिखो, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5.2 सेमी है, 5.2 सेमी है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5.2 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है अभी। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, भुजा की लंबाई नहीं, विकर्ण की लंबाई, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5.2 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13.52 13.52 सही है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5.2 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो विकर्ण दे रखा है उसने, वर्ग का विकर्ण दे रखा है कितना, 5.2। फॉर्मूला लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण है 5.2, 5.2 की स्क्वायर करोगे तो 5.2 गुणा 5.2 बटे में 2। ठीक है, या आप स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते हो। याद है क्या स्क्वायर? 52 की स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, 50 से कितना ज्यादा होता है, 2, तो 25 में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 27। 27 और 2 की स्क्वायर होती है 0.4। देखो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है, स्क्वायर होगी तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना, अगर स्क्वायर के अंदर एक अंक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर होने के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा। 2 का दे लेते हैं भाग, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो 13.52 जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण है 5.2, 5.2 का वर्ग करोगे तो आएगा 27.04 और 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 13.52। 13.52। नेक्स्ट लिखो, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेमी है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेमी है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेमी है, क्षेत्रफल बताओ। 15√2 सेमी है, क्षेत्रफल 15√2 सेमी है क्षेत्रफल। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेमी है, क्षेत्रफल बताओ। सेम ही हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण कितना है, 15√2। विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। 15 की स्क्वायर होता है 225। देखो ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 15 पर भी है और √2 पर भी है,
तो सिर्फ 15 की स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225, गुणा का निशान, रूट 2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटे में 2 है ही, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्षेत्रफल रह जाएगा 225। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण है 15√2, विकर्ण है 15√2। अब 15√2 की स्क्वायर करोगे, 15√2 की स्क्वायर करोगे तो 15 की स्क्वायर होती है 225 और √2 की स्क्वायर होती है 2। 2 से 2 कट जाएगा, 225 आ जाएगा उत्तर। नेक्स्ट लिखो, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है। तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है, तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 25:4। विकर्णों का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। विकर्णों का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। दो वर्ग हैं हमारे पास, दो वर्ग हैं और उन्होंने इन दोनों वर्गों के विकर्ण दे रखे हैं। एक वर्ग का विकर्ण तो दे रखा है 5 अनुपात में और दूसरे वर्ग का विकर्ण दे रखा है 2 अनुपात में। तो ये विकर्णों का अनुपात है। हम विकर्ण बढ़ाने के लिए x लगा देते हैं, यानी पहले वर्ग का विकर्ण 5x और दूसरे वर्ग का विकर्ण 2x। ठीक है, और उसने विकर्णों का तो अनुपात दिया है और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। क्षेत्रफल होता है विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2, विकर्ण की स्क्वायर बटे में 2। अब इसका विकर्ण बनाएंगे तो ये बन जाएगा 5x की स्क्वायर बटे में 2। इसका विकर्ण बनाएंगे तो 2x की स्क्वायर बटे में 2। 2 से 2 कट जाएगा, 5x की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 की स्क्वायर 25 और x की स्क्वायर वैसे का वैसा। 2 की स्क्वायर 4 और x की स्क्वायर, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कट जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 25:4। 25:4। ठीक है, उसने हमें विकर्णों का अनुपात दिया। अनुपात को हमने विकर्ण मानना, विकर्ण मानने के लिए हमने अनुपातों के x लगा दिया। तो पहले वर्ग का विकर्ण 5x, दूसरे वर्ग का विकर्ण 2x। उसने कहा क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। क्षेत्रफल होता है विकर्ण की स्क्वायर बटा 2, विकर्ण की स्क्वायर बटा 2, और विकर्ण है 5x, 5x की स्क्वायर बटा 2, 2x की स्क्वायर बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा, 5x की स्क्वायर करनी है तो 5 की स्क्वायर 25 और x की स्क्वायर वैसे का वैसा। 2 की स्क्वायर 4, x की स्क्वायर वैसे का वैसा। x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 25:4। 25:4। नेक्स्ट लिख कर करो इसको। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:7 है। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:7 है। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:7 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। 9:49। बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मल स्क्वायर ही तो हुई है। 5 की स्क्वायर 25 और 4 की स्क्वायर
16, ठीक है ना। सॉरी 2 थी ना, 2 की स्क्वायर 4, तो 2 से 2 तो बट्टे में कट ही जाता है, 2 से 2 तो कट ही जाता है, तो विकर्ण की स्क्वायर ही क्षेत्रफल का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या, विकर्ण की स्क्वायर ही है। तो 2 वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है। क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। 2 विकर्णों का जो अनुपात है वो 3:7 है। क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। ठीक है, कितना है, 3:7 है। तो आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, विकर्ण तो है मेन, तो पहला विकर्ण 3 है, 3 की स्क्वायर कर दो, दूसरा विकर्ण 7 है तो 7 की स्क्वायर कर दो, 3 की स्क्वायर 9 और 7 की स्क्वायर 49, ठीक है ना, तुरंत निकल आएगा। टाइम हो गया, तो कल अपने वर्ग को पूरा कर देंगे और कोशिश रहेगी तो आयत को भी शुरू कर ही देंगे, नहीं तो फिर